हप्पूगंज नाम का एक गांव था जहां अर्श जो अपनी बीवी सुरेखा के साथ रहता था, वो बर्तन बेचने का काम किया करता था। वो एक गांव से दूसरे गांव में हर रोज बर्तन बेचने जाता, लेकिन उसके बर्तन कोई भी खरीदता ना था। एक दिन वो बर्तन खरीदने जाने ही वाला था कि उसकी बीवी जो है उससे आकर कुछ कहने लगती है। आप बर्तन बेचना छोड़ क्यों नहीं देते? आजकल आपके बर्तन खरीद कौन रहा है? खरीद तो कोई नहीं रहा है सुरेखा, लेकिन बर्तन मेरे पुश्ते सदियों से बेचते आ रहे हैं। मुझे बर्तन, थाली, ग्लास बनाने के अलावा कुछ और नहीं आता। मगर हम भूखे भी तो नहीं रह सकते ना पतिदेव। आज मुझे जाने दो। अगर आज कमाई नहीं हुई तो मैं सारे बर्तन पानी में फेंक दूंगा और कोई नया काम शुरू करूंगा। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि एक गांव का आदमी आके अर्श को आवाज लगाता है। हर्ष भैया, ओ हर्ष भैया। अर्श बाहर आकर उससे पूछता है। अरे क्या हो गया, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? प्रधान जी ने हम सारे कस्बे वालों को इकट्ठा होने के लिए कहा है। क्यों, कोई दिक्कत आ पड़ी है क्या? भाई वो तो वहां जाकर ही पता चलेगा ना। चलो जल्दी, बड़े दरख्त के नीचे सारे कस्बे वालों की बैठक लगी हुई है। ठीक है, अभी आता हूँ। अर्श घर वापस जाता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है। क्या हुआ? क्या कह रहा था वो आदमी? चलो, आज बर्तन नहीं बेच पाऊंगा। प्रधान जी ने जल्दी से जल्दी एक बैठक में बुलाया है, हमें वहां जाना होगा। वो अपनी बीवी सुरेखा को लेकर गांव के लोग जहां जमा होते वहां जाता है, तो वहां वो क्या देखता है कि जिम्मेदारनी भी प्रधान के साथ खड़ी हुई है। ये जमींदारनी यहाँ क्या कर रही है? पहले तो इसे गांव के मसलों में कभी नहीं देखा मैंने। जाने दो, देखते हैं आखिर प्रधान ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। कस्बे वालों, कस्बे में एक मुसीबत आ पड़ी है। सरकार इस कस्बे की सारी जमीन एक विदेशी कंपनी को बेच रही है। क्या? लेकिन सरकार हमारे घर और जमीन को विदेशी कंपनी को कैसे बेच सकते हैं? हमारे पास हमारे घर के कागज हैं। यही कारण है कि तुम अनपढ़ हो। ये भी नहीं पता कि सरकार ऐसा कर सकती है। सरकार अपनी जमीन देकर आपको कोई छोटा मोटा घर दे देगी, और क्या। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे बाप दादाओं के जमाने से हमारे पास खेती है, वो ऐसे कैसे हमारी जमीन हड़प सकते हैं? सब लोग शांति रखिए। मैं जानता हूँ कि आप सब लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें इस झमेले से निकलना है तो हमें जमींदार की बात माननी ही होगी। मेरे पास एक उपाय है। आप सब अपनी जमीन और खेतों को मेरे नाम कर दीजिए, जिससे पूरा गांव मेरे नाम हो जाएगा। और जब सरकार ये जमीन बेचने आएगी तो मैं ये मामला उच्च न्यायालय में ले जाऊंगी, और हो सके तो सर्वोच्च न्यायालय में ले जाऊंगी। मगर मैं आपके घरों को किसी विदेशी कंपनियों को छूने भी नहीं दूंगी। ये मेरा वादा है। लेकिन क्या ये करना ठीक है? क्या पता कि जमींदार हमारे घर ही वापस ना दे। ठीक है, मत दो और मुझे जाने दो। तुम्हारी बाप दादाओं की जमीन सरकार को चली जाए। कस्बे वालों, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जैसे जमींदारनी कहती है वैसे ही करना होगा। गांव के सारे लोग जिम्मेदारनी की बात मान लेते हैं और अपनी जमीन और घर के कागजात लाकर गुल्लू को देते हैं, और गुल्लू वो कागजात लेकर जाकर जिम्मेदारनी को देता है और कहता है जिम्मेदारनी से। जमींदारनी जी, क्या खेल खेला है आपने? एक एक करके सारे कस्बे वालों की जमीन हड़प ली। मानना पड़ेगा आपको। ये गांव वाले कितने बेवकूफ है ना। इनका प्रधान भी मेरे झांसे में फंस गया। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन कोई भी जो है जिम्मेदारनी की तरफ से बात नहीं होती। तो गांव के लोग परेशान होकर प्रधान के पास जाते हैं और कहते हैं कि अभी तक तो कोई भी फैसला नहीं प्रधान जी, हुआ। आपके कहने पर हमने सारे घर जमीन उस जमींदारनी के नाम कर दिए, मगर अभी तक कोई भी खबर सरकार की ओर से नहीं आई है। यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन अभी तक जमींदारनी जी बैठक में नहीं आई। प्रधान भी उनके साथ कहता है कि मैं खुद परेशान हूँ, अभी तक जिम्मेदारनी भी नहीं आई। चलो, सब मेरे घर को खाली कर दो। ये पूरा गांव अब मेरे नाम पर है। अगर खाली नहीं किया तो पुलिस को बुला लूंगी। सारे कागज अब मेरे पास हैं। ये आप क्या कह रही है जमींदारनी जी? ओए प्रधान, घर खाली करो अभी। लेकिन हम जाएंगे कहाँ?
कहीं पर भी जाओ मुझे क्या, मगर सबके घर खाली कर दो, नहीं तो घर में रहने के लिए किराया देना शुरू कर दो। 3 दिन है तुम लोगों के पास, सिर्फ 3 दिन। चल गुल्लू। जमींदारनी वहाँ से चली जाती है और गांव के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास अब बस ये बर्तन बचे हैं, इनमें सिर्फ थालियां ही हैं। आज जाकर इन्हें बेचकर जितने पैसे बनेंगे, फिर घर छोड़कर हम बाहर रास्ते पर रहेंगे। हर्ष बर्तन बेचने के लिए दूसरे गांव में चला जाता है, लेकिन उसके बर्तन कोई भी नहीं खरीदता। तो वो परेशान होकर जंगल के रास्ते से घर वापस आ रहा होता है, तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग औरत जो है वो नजर आती है और उस बुजुर्ग औरत उससे कहती है, तुम होते हो परेशान, क्या ये वक्त परेशानी का है? क्यों रोते हो उसके लिए जो तुम्हारा कभी था ही नहीं? क्या ले जाओगे अपने साथ जब तुम दुनिया छोड़ जाओगे? जी आप? मैं हूँ बुढ़िया, जादू कर दूंगी, बर्तन के बनाऊंगी घर। बोलो क्या है तुम्हारी टोकरी में? मेरी टोकरी में सिर्फ बर्तन के नाम पर थालियां ही हैं। थाली ना आसमान में होंगी, ना होंगी जमीन पर, लहराते उठेंगे घर तुम्हारे, सब के सब इस थाली पर। क्या आप मेरी मदद करेंगी? हड़प्पा नाचो। आप ठीक तो है ना? बुढ़िया अर्श को जादू की छड़ी देती है और कहती है, जा गांव में लोगों को ये थाली दे और उस पर ये छड़ी घुमा। ये थाली घर में बदल जाएगी और जहाँ चाहोगे वहाँ चली जाएगी। चल अब मैं चलती हूँ। वो बुढ़िया अचानक से उसके सामने से गायब हो जाती है। तो अर्श अपने बर्तनों की टोकरी उठाकर अपने गांव वापस आता है और अपनी बीवी सुरेखा को सारे जो बात है वो बताता है और अपने बर्तन की टोकरी में से एक प्लेट निकालता है और उसे ज़मीन पर रख कर उसके ऊपर छड़ी घुमाता है। जैसे ही वो प्लेट पे छड़ी घुमाता है तो उस पे एक घर बन जाता है। सच में घर इस थाली पर बन गया, वैसे ही जैसे उस जादूगर बुढ़िया ने कहा था। अर्श प्रधान के पास जाता है और उसे वो सारी बात बताता है। तो वो इस तरह अपनी प्लेटों पर छड़ी घुमाकर सारे गांव के लिए घर बनाता है। जब ये बात जिम्मेदारनी को पता चलती है तो वो प्रधान की बैठक पे आकर कहती है, मैंने कहा था ना कि अपने घर खाली कर दो, मगर घर खाली करने की बजाय तुम थालियों पर घर बना रहे हो। अब बस बहुत हो गया। क्या? नहीं तो तुम क्या करोगी? सरकार के पास जाओगी? क्या करोगी? क्योंकि हमने तो घर खाली कर दिया है और हम लोग तुम्हारी जमीन पर नहीं है, हम लोग थाली पर है, ना जमीन पर है ना आसमान में। कोर्ट में क्या कहोगी तुम जमींदारनी? अगर जाना ही है तो जाओ, फिर हम भी वहाँ जाकर बताएंगे कि कैसे तुमने झूठ बोलकर हम सारे गांव वालों से हमारी जमीन और घर हड़प लिए। जिम्मेदारनी गुस्से से घर की तरफ चली जाती है और गुल्लू जो है वो जिम्मेदारनी से कहता है, अब हम क्या करेंगे मालकिन? आपके पास कोई तरकीब है? हाँ, उस हर्ष से उसकी थाली पर घर बनाने वाली छड़ी को लेकर आओ। लेकिन हम उससे कैसे लेंगे? उसका घर तो थाली पर है। तो उसके थाली घर पर चढ़कर उसके घर से चोरी कर लेंगे। वैसे भी तुम्हारी शक्ल तो चोरों से ही मिलती है। ठीक कहती हैं, मेरी शक्ल चोरों से मिलती है। लेकिन काम आपके हैं चोरों वाले। क्या? कुछ नहीं मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। शाम हो जाती है। जिम्मेदारनी और गुल्लू जो है अर्श के घर की तरफ जाते हैं और उसके घर में बगैर पूछे ही अंदर चले जाते हैं। चलो उस थाली को ढूंढो जल्दी। हाँ मालकिन, लेकिन क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पर हर्ष और उसकी बेगम क्यों नहीं है? अर्श और उसकी बीवी उस दिन घर पर नहीं होते। अच्छा ही है कि वो लोग यहाँ नहीं हैं। अब हम लोग आराम से उस छड़ी को ढूंढ सकते हैं। गुल्लू को जादू की छड़ी मिल जाती है। मालकिन, ये रही छड़ी, यहाँ है, इस तकिए के नीचे रखी हुई है। रुक, ला इसे मुझे दे। जमींदारनी जैसे ही जादू की छड़ी पकड़ती है, घर आसमान के तरफ ऊपर को चला जाता है।
जब जमींदारनी बाहर आकर देखती है तो वो ऊंचाई पर होती है। हाँ, हाँ, हम इतने ऊपर कैसे आ गए? गुल्लू, क्या किया तूने? आपने ये क्या किया मालकिन? जमींदारनी को एक आवाज सुनाई देती है। जमींदारनी, ऊंचाई से अपनी जमीन और लोगों के घरों को देखने में कैसा लग रहा है? प्रधान, तुम मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मजा आ गया। अरे ओ जमींदारनी जी, जो छड़ी तुम्हारे हाथ में है वो नकली है। ये देखो, असली छड़ी मेरे हाथों में है। मैंने कुछ नहीं किया, सब ये जमींदारनी जी ने किया है। जमींदारनी, वादा करो कि तुम सबके घर और जमीन के कागज वापस कर दोगी, तभी मैं तुम्हें नीचे उतारूंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं सारे हड़पे हुए घर और जमीन और खेत सब वापस कर दूंगी। बस मुझे नीचे उतार दो। सच में? हाँ, सच में मैं वापस कर दूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नीचे उतारो। जमींदारनी सुबह होते ही गांव के तमाम लोगों को उनके घर के और जमीन के कागजात वापस कर देती है।